हाय फ्रेंड्स। क्यों हारे केजरीवाल? सभी के मन में एक सवाल है। क्योंकि चुनाव से 5 या 7 दिन पहले तक ऑलमोस्ट अ वीक अगो ये माना जा रहा था कि केजरीवाल आराम से दिल्ली के विधानसभा का चुनाव जीत लेंगे। क्योंकि मार्जिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा था। केजरीवाल जी 54% वोट लेके खड़े हुए थे, वहीं बीजेपी साढ़े 38% वोट थी लेकर खड़ी हुई थी। और दोस्तों कांग्रेस जो है वो सवा 4 या साढ़े 4% वोट के साथ में खड़ी हुई थी। तो ये माना जा रहा था कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए कितना ही भी वोट कम हो 5%, 7%, 10%, 10% भी अगर कम होगा तो तब भी जो है केजरीवाल इलेक्शन जीत लेंगे, क्योंकि 10% जो है कांग्रेस में और बीजेपी में दोनों में अगर बट भी जाता है तो कांग्रेस का होगा 10%, 5% अगर उसको मिल भी जाता 5 या 6%, और बीजेपी को अगर मिलता है 5 या 6%, तो वो 38 से 43% के आसपास पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों होनी कुछ और ही थी, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक्चुअली जो जो वोटर है ना वो बहुत ही चतुर और चालाक है। वोटर ने इस बात की किसी को जानकारी नहीं होने दी, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। और इसमें जो है अल्टीमेटली जो जो रिजल्ट आए हैं उसमें बीजेपी को और आम आदमी पार्टी के बीच में 2.25% का डिफरेंस है। तकरीबन आम आदमी पार्टी को तकरीबन तकरीबन 43.5% वोट मिला है, और वहीं बीजेपी को ऑलमोस्ट 46% के आसपास वोट मिला है। तो ये 2.25% पे जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। सीटों में अगर इसको कन्वर्ट करें तो आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं फाइनली, और बीजेपी को 48 सीटें मिली। कांग्रेस अनफॉर्चुनेटली इस बार खाता नहीं खोल पाई है। तो इसमें बेसिकली जो केजरीवाल जी का हारना है उसमें दोस्तों सबसे बड़ा जो जो पॉइंट है वो केजरीवाल जी किन कारणों से हारे हैं उसमें कुछ लोग बहुत सारे कारण बता रहे हैं, लेकिन एक कारण जो है वो केजरीवाल केजरीवाल जी का अति आत्मविश्वास का होना है। दोस्तों हमें ये इसके लिए जानने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। हरियाणा का जब चुनाव हुआ था तो हरियाणा के चुनाव में ये माना जा रहा था कि ऑलमोस्ट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। कांग्रेस 4 सीटें ऑफर कर रही थी और राघव चड्ढा जी 6 सीटें मांग रहे थे आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे, और कांग्रेस के बिहाफ पे बात कर रहे थे दीपेंद्र हुड्डा जी। आज ही एक चैनल पर, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पे, रादर 2 न्यूज़ चैनल पे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सुप्रिया सेनेट जी जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने हवाला दिया है कि हम उनको 4 सीटें ऑफर कर रहे थे और वो 6 सीटें माँग रहे थे, कहीं 5 सीट पे बात बन जाती। लेकिन उस बीच क्या होता दोस्तों, केजरीवाल जी की ज़मानत हो जाती है, और तिहाड़ से आने के फ़ौरन बाद ही केजरीवाल जी सबसे पहले अनाउंसमेंट करते हैं कि वो कांग्रेस से दूरियां बनानी शुरू कर देते हैं, और फिर अल्टीमेटली कांग्रेस के साथ में इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। हरियाणा की 70 सीटों पे वो चुनाव लड़ते हैं। अगर हरियाणा का चुनाव केजरीवाल जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा होता तो दिल्ली का चुनाव कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ते, और दिल्ली में भी समझौता उन्होंने नहीं करने चाहा, क्योंकि केजरीवाल जी को अति आत्मविश्वास था कि हमारी सीटें कम हो रही हैं और हमारी वोटिंग परसेंटेज भी कम होगा। लेकिन कितनी कम होगी, क्योंकि वो 62 सीट पे बैठे थे, तो उनको था कि 10-15 सीटें अगर कम भी हो गई हमारी, तभी भी हमारे पास में 48 से 45 सीटें आ जाएंगी और हम आराम से मेजोरिटी में आ जाएंगे, तो हम कांग्रेस को क्यों सीटें दें। तो यही उनका आत्मविश्वास उनको ले डूबा। वैसे भी दोस्तों ये जो कुछ पार्टियां जैसे केजरीवाल जी हो गए, आम आदमी पार्टी लेड बाय केजरीवाल, या टीएमसी लेड बाय ममता बनर्जी, ये एक्चुअली कांग्रेस के ही वोट बैंक पर बैठे हुए हैं, और इनको ये लगता है कि केजरीवाल जी के साथ मतलब कांग्रेस के साथ में हम क्यों शेयर करें, क्यों हम परसेंटेज शेयर करें, क्यों हम इनको इनको कांग्रेस को जिंदा होने दें दोबारा। तो कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा तो पहले इन्हीं से ही है, या इन लोगों को सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से ना होके कांग्रेस से है। अब इसमें कई कारण हैं। एक कारण है कि देश आज उस मुकाम पे पहुंच गया कि वो राहुल गांधी जी में एक उम्मीद की किरण देखने लगा है, और भी आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में सबसे बड़ा उन्होंने ये करा, वो टैक्टिकल उनकी मिस्टेक्स थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को भ्रष्ट लोगों की सूची में तीसरे नंबर पर रख दिया। अब उससे पहले राहुल गांधी जी दिल्ली में जो है वो अपनी जो रैलियां थी, जो उनकी सभाएं थी, वो कैंसिल कर रहे थे, और वो रीज़न था उसका कि उनकी तबीयत नासाज थी। एक तो तबीयत नासाज थी,
इसलिए नहीं करना चाहते थे और दूसरा वो ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी जीत जाए। वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी जीत जाए, हमारा समझौता भले ही ना हुआ, हम लड़ रहे हैं, हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, लेकिन हम वो एज बीजेपी को नहीं देना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली जब केजरीवाल जी ने या आम आदमी पार्टी ने जब ये राहुल गांधी जी का पोस्टर लगा दिया भ्रष्टम लोगों की सूची में नंबर 3 पे, तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा और राहुल जी को मैदान में आना पड़ा। उसके बाद उन्होंने रैलियाँ करी, प्रियंका जी ने भी करी, खड़गे जी ने करी, इमरान प्रतापगढ़ी ने तो बहुत सारी रैलियाँ करी हुई हैं और फिर कांग्रेस ने अच्छे तरीके से इलेक्शन को लड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ के ऑलमोस्ट 7% हो गया है, जो पहले कम था, जो पहले सवा 4 के आसपास में था। अब इस 2 स और अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी जो है 2% से हारी है। तो एक थ्योरी ये दी जा रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिलकर लड़ते तो इनका वोटिंग परसेंटेज 51% हो जाता और ये सारी सीटें जीत जाते। जो इलेक्शन होता है दोस्तों, वो प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती है। जैसे कि बीएसपी और एसपी का 2019 में चुनाव एक साथ मिलकर लड़े थे और समझौता हुआ था और ये माना जा रहा था कि दोनों का वोट परसेंटेज मिलके मोर देन 50% हो जाएगा और बीजेपी को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन नतीजे आए कि बीजेपी को 2019 के चुनाव में 80 सीटों में से 62 सीटें आ गई, 62 या 64 सीटें आ गई और बीएसपी को 10 सीटें आ गई और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। क्योंकि कागज़ पे तो कर लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने और ज़मीनी स्तर पे वो समझौता नहीं हो पाया। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो कांग्रेस के 7% वोट हैं, जब आम आदमी पार्टी की लहर थी और अपनी पीक पे थी 2015 और 2020 के इलेक्शन में, तभी भी कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज जो है वो 4.5% था। तो वो कभी भी कम नहीं हो सकता। मतलब वो लोग थे जो ना तो बीजेपी को वोट देंगे और ना कांग्रेस को वोट देंगे और बीजेपी भी नहीं अच्छा करा था पिछली बार। तो इस बार वो बढ़ के हो गया है 7%, मीनिंग देयर बाय कि जो कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है, अगर समझौता होता तो मैक्सिमम वो 2% जो कांग्रेस का बढ़ा है, 2 ढाई परसेंट जो बढ़ा है, जो 7% के आसपास हुआ, वो बीएसपी वो आम आदमी पार्टी को मिल जाता और 2 ढाई परसेंट अगर आम आदमी पार्टी को मिल जाता तो सवा 2% से आम आदमी हारी है, तो फिर फाइट नेक टू नेक हो जाती। वैसे भी एक और मीडिया में खबर सर्कुलेट हो रही है जो आंकड़े भी हमें इस ओर इंगित करते हैं कि 14 सीटें दिल्ली में ऐसी हैं, 13 या 14 सीटें ऐसी हैं जिसमें जो भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की हार का मार्जिन जो है बीजेपी के कैंडिडेट से, वो कांग्रेस के वोट गेटिंग से कम है। यानी कांग्रेस के अगर उस जगह पर समझौता हुआ होता या तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता या आम आदमी का, या कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले वोट अगर आम आदमी के वोटर्स में मिला दिया जाए तो वो आराम से जीत जाते। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाता है, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी लगभग 4,000 वोटों से बीजेपी के परवेश वर्मा से हार गए, नई दिल्ली से। और वहाँ पे संदीप दीक्षित जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको 7,300 वोट मिले। तो अगर वो 7,300 वोट वहाँ पे मिल जाते, अरविंद केजरीवाल जी के खाते में मिल जाते, तो अरविंद केजरीवाल जी को उनका वोट होता, वो आराम से जीत जाते और बीजेपी वहाँ पे हार जाती। उसी तरीके से एक दूसरी सीट का ले लेते हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जी लड़ रहे थे। मनीष सिसोदिया जी हारे हैं 685 या 665 वोटों से और वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले हैं 7,300 समथिंग वोट मिले हैं। ये हैं कैंडिडेट उनके फरहाद सूरी। फरहाद सूरी जी अगर ना होते और वहाँ पे समझौता हो गया होता तो मनीष सिसोदिया जी आराम से तलविंदर मारवा को हरा देते, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ऐसी एक नांगलोई जट ले लेते हैं, वहाँ से रोहित चौधरी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो का इलेक्शन लड़ रहे थे और वो अगर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के साथ में मिला दी जाए वोट, तो आम आदमी पार्टी का आराम से जीत जाता है। ऐसे ही एक अभिषेक दत्त हैं, हालाँकि अभिषेक दत्त तो 2 नंबर पे थे, वहाँ पे अगर आम आदमी का वोट मिला दिया जाता तो वो सीट कांग्रेस निकाल सकती थी। तो ऐसी टोटल 14 सीटें हैं,